हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 6। जो हमारा साइंस का चैप्टर 6 है वो क्या है? उत्तक। आज हम जानेंगे उत्तकों के बारे में। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते। एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य का एक ही कोशिक द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में ही एक ही कोशिक द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय, उत्सर्जन क्रिया और संपन्न की जाती है। जैसे कि क्या होता है कि हमारी जो कोशिकाएं होती है वो कभी कभी क्या होती है, सिर्फ एक ही कोशिकाओं के द्वारा सारा कार्य संपन्न कर लेती है। जैसे कि अपना भोजन की जो क्रिया होती है उसको कर लेती है, और जो गैसीय विनिमय होता है और जो उत्सर्जन क्रिया, वो तीनों ही क्रिया क्या कर सकती है, वो एक ही कोशिका के द्वारा कर सकती है। लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। ये कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्य में पेशी कोशिका फैलती है और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों को वाहक होती है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को वहन करता है। पौधों में वाहक नलिकाओं से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती है, सदैव एक समूह में होती है। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। ये उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी उत्तक के उदाहरण है। यहाँ पर हम कुछ रखते हैं और ये क्या है, एक उत्तक के उदाहरण है। अब हम देखते हैं यहाँ पर वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, समूह में एक उत्तक का निर्माण करती है। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं? आइए हम विभिन्न उत्तकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती है? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते, क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है। अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्रिया मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे उत्तक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के उत्तक पादप उत्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभयोजक तथा स्थायी उत्तक। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है। अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अधिक विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम उत्तकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमको क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर आप मुझे देना। पादप उत्तक। सबसे पहले हम देखेंगे पादप उत्तक। विभज्योतक। प्याज के मूल में वृद्धि। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जार 1 और जार 2। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो प्याज है उसके मूल में कैसे वृद्धि होती है। क्रियाकलाप 6.1। दो शीशे के जाल लेते हैं और उनमें भरे पानी
पानी भर देते हैं। अब 2 प्याज लेते हैं और दोनों औजारों पर एक एक प्याज जार पर रख देते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूलों की लंबाई मापते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाई का 5 दिनों तक निरीक्षण करें और उनमें हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में लिखें। जैसा कि यहाँ पर ये तालिका दी गई, इसमें आप लिख सकते हैं। ऊपर के निरीक्षणों को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किसी जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है। हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या वह वृद्धि करती रहती है? जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देगी। क्यों? पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने वाले कारण से होता है। ऐसे उत्तकों को विभज्योतक भी कहा जाता है। ये विभज्योतक किस भाग में स्थित है? विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थल, कैम्बियम, पार्श्वी तथा अंतःवृक्ष भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विभज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्योतक की तरह होती है, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती है, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे हम शीर्षस्थ विभज्योतक और अंतःवृक्ष विभज्योतक। ये यहाँ पर पार्श्व विभज्योतक। किसी पौधे में विभज्योतक की स्थिति। प्रोविशिष्ट विभज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक कैम्बियम के कारण होती है। अंतःवृष्टि विभज्योतक को पौधों एवं पर्व संधि के पास पाए जाते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास रसधानी नहीं होती। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती? आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। अब हम देखते हैं स्थायी उत्तक। विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? ये एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति को खो देती है, जिसके फलस्वरूप स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक का विकास करती है। क्रियाकलाप 6.2। एक पौधे के तने को लीजिए तथा अपने शिक्षक की सहायता से उनके पतले सेक्शन काटिए। अब हमें यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है तने के सेक्शन की काट। अब हम तने की सेक्शन की काट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया गया है एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और फिर हमारा यहाँ पर है ट्राइकोम, म्यूसलेगिन्स, कैनाल, क्यूटिकल्स, फ्लोएम, कैबियम, पेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। इसमें ये दोनों यहाँ पर सेम मौजूद होते हैं। मज्जा किरण, जाइलम, पित्त और यहाँ पर होता है संवहन बंडल। तो ये हमारा क्या है? तने का सेक्शन की काट। अब सभी सेक्शन को सेफ्रिनिन रंजित करें। एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की 1 बूंद डालें। उसको कवर स्लिप से ढक दें और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और उनके विन्यास को देखें। चित्र 6.3 में इसकी तुलना करें। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर का निरीक्षण करते हुए उनका उत्तर दें। क्या सभी कोशिकाएं की संरचनाएं समान होती? कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाएं इतने प्रकार की क्यों हैं? हम पौधों की मूलों का सेक्शन काटने की कोशिकाओं का कर सकते हैं। हम विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन की भी काट कर सकते हैं। सरल स्थायी उत्तक। अब हम देखते हैं एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है, जिसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं प्रिया बंधन मुक्त होती है तथा इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये उत्तक प्रिया भोजन का भंडारण करता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या हमारे विभिन्न प्रकार के सरल उत्तक, जैसे कि पेरेन्काइमा और यहाँ पर हमारा कोलेनकाइमा।
अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पेरेन्काइमा है। इसमें क्या अंतर कोशिक स्थान है और यहाँ पर ये क्या देख रखा है, भित्ति की मोटाई, इसका केंद्रक, इसका राजधानी और इसकी कोशिका भित्ति। अब हम आगे देखते हैं इसका सरल छिद्र युग्मक और संकीर्ण ल्यूमेंस लिमिट मोटी भित्ति। यहाँ पर हमारा ये क्या है, स्क्लेरेन्काइमा, अनुप्रस्थ सेक्शन, अनुदैर्घ्य सेक्शंस। अब देखते हैं हम यहाँ पर कुछ पेरेन्काइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन उत्तकों को क्लोरेन्काइमा हरित उत्तक कहा जाता है। जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी कुहिकाएं होती है जिसके कारण ये जल में उतराती है। इस प्रकार के पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी उत्तक क्लोरेन्काइमा के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों से पत्ती तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस उत्तक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। एक अन्य प्रकार का उत्तक स्क्लेरेन्काइमा होता है। यह उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है, यह स्क्लेरेन्काइमा उत्तक से बना होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है, ये लंबी और पतली होती है क्योंकि इस उत्तक की भित्ति लिग्नन के कारण मोटी होती है। ये भित्तियां प्रायः इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। चित्र हम यहाँ देख सकते हैं। यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। क्रियाकलाप 6.3 रियो की ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए, इसे दबाव लगाकर इस तरह तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल आए। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पेट्री डिश में रखें। इसमें कुछ बूंदे सेफ्रिनिन विलयन की डालिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, द्वार कोशिकाएं तथा एपिडर्मिस कोशिकाएं, पार्श्व दृश्य और पृष्ठ दृश्य हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, रक्षी कोशिकाएं दे रखी है हमको, एपिडर्मी कोशिका, और ये स्टोमेटा और रक्षी कोशिका। कुछ समय लगभग 2 मिनट पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख दीजिए तथा इसे धीरे से कवर स्लिप से ढके। इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए। जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे भारी परत एपिडर्मिस प्रिया कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। कुछ शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधों की पूरी तरह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मिस कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रिया एक मोम जैसी जल प्रतिरोध परत बनाती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोशिका स्थान के अच्छिन्न परत बनाती है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती है। सामान्यतः उनकी बाह्य पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को दुर्वृत्त के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का निकलने की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है। याद करें प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। अब हम यहाँ पर देखते हैं जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की भारी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? क्या एक पेड़ की भारी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक उत्तकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभ्योजक की एक पट्टी को कार्टेक्स में होती है, कोर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। इन छालों को कोशिकाएं की मृत्यु होती है। ये बिना अंत कोशिका स्थानों के व्यवस्थित होती है। इनकी भित्ति पर सुब्रिन नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया हमको, रक्षी उत्तक, यहाँ पर क्या है, छाल कोशिकाएं, फटी हुई एपिडर्मिस।
जटिल स्थायी ऊतक। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर रहे थे जो कि एक तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। में तने का एक भाग दिखाया गया है। यह संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं। जाइलम, ट्रेकिड, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम, पेरेन्काइमा और यहाँ पर हम चित्र ABC में देख सकते हैं। और जाइलम फाइलम रेशे मिलकर बनाता है। टेक्टिड एवं वाहिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है। टेरिकिड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। उनके द्वारा पानी और खनिज लवण ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पेरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। हम यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि हमारा ट्रेकिड दे रखा है, हमको यहाँ पर वाहिका दे रखी है और जाइलम पेरेन्काइमा हमको दिया गया है। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयव होते हैं। चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम, पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिकाएं होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाओं को जीवित कोशिकाएं हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी क्या है, चालनी प्लेट, चालनी नलिका, फ्लोएम, पेरेन्काइमा और ये साथी कोशिकाएं, इनसे ये मिलकर बना होता है। ये क्या हमारा फ्लोएम सेक्शन है। जटिल ऊतकों के हमको यहाँ पर प्रकार दे रखे हैं। अब हमारे यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना। जंतु ऊतक, जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशी कोशिकाएं कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या हमारा अमाशय दे रखा है हमको यहाँ पर, और ये क्या दे रखा है, चिकने पेशी रेशे, और यहाँ पर एक केंद्रक चिकने पेशी रेशे और ये पेशी रेशे यानी कोशिका। अब हम यहाँ पर देखते हैं इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं या ऑक्सीजन कहाँ जाती है, या फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचता है। रक्त और पेशी या दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशी ऊतक जो है हमारा यहाँ पर पेशी ऊतक का। एपिथीलियमी ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथीलियमी ऊतक है। एपिथीलियमी शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। विभिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नलिका, अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्की नली आदि सभी एपिथीलियमी ऊतक से बने होते हैं। एपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है। ये एक अनवरत परत का निर्माण करती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या है हमारा, ये सल्की हमारी और ये घनाकार है और ये कैसी हमारी स्तंभाकार है और यहाँ पर है सतृक सल्की। विभिन्न प्रकार की एपिथीलियम ऊतक दे रखी है हमको। अब हम यहाँ पर देखते हैं इन परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा इनकी कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है बाहर निकलता है वह एपिथीलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथीलियमी कोशिकाओं के बीच पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथीलियमों को एक बाहर रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे
के रहने वाले उत्तकों से अलग करती है। चित्र में दर्शाए अनुसार विभिन्न एपिथीलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती है जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कुपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथीलियमी उत्तक कोशिकाएं होती है। इनको सरल सल्की एपिथीलियम कहते हैं। यह अत्यधिक पतली और चपटी होती है। यह कोमल अस्तर का निर्माण करती है। आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथीलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथीलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथीलियमी कोशिकाएं इनको काटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए इन एपिथीलियम को सतृत सल्की एपिथीलियम कहते हैं। जहाँ अवशोषण और स्त्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी अस्तर में, वहाँ लंबी एपिथीलियमी कोशिकाएं मौजूद होती है। स्तंभाकार एपिथीलियम एपिथीलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथीलियमी उत्तक में भक्षमाभ होते हैं, जो कि एपिथीलियमी उत्तक में पद्माभ होते हैं, जो कि एपिथीलियमी उत्तक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती है। ये पक्षमाभ गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती। इस प्रकार के एपिथीलियम को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथीलियम कहते हैं। घनाकार एपिथीलियम वृक्क की नली तथा लार ग्रंथि नली के अस्तर का निर्माण करता है, जहाँ यह उसे आयांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथीलियम कोशिकाएं प्रिया ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो एपिथीलियमी उत्तक की सतह पर पदार्थों का स्त्राव कर सकती है। कभी कभी एपिथीलियमी उत्तक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथीलियम कहलाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं संयोजी उत्तक। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। इसे संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं? इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया। आइए अब हम इस तरह के उत्तक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी उत्तक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिकाएं आधात्री में धसी होती है। आधात्री जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोज उत्तक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। क्रियाकलाप 6.4 रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देखें। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। कोशिका द्रव्य केंद्रक, और यहाँ पर विभिन्न ये जो हमारी श्वेत रक्त कोशिकाओं में क्या क्या मौजूद होता है, तो यहाँ पर होता है कोशिका द्रव्य केंद्रक, न्यूट्रोफाइल, इओसिनोफिल, और यहाँ पर है झार करंजी और लिफ्नोसाइड और मोनोसाइड और प्लेटलेट। अब हम देखते हैं हेवर्स नलिका। ये हमारी क्या हेवर्स नलिका है। इसमें क्या होता है, सूक्ष्म नलिका भी होती है और यहाँ पर लाल रक्त कणिका होती है। उसमें होता है उपास्थ्युणु और काछाव आध्राती। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या एडिपो वशा यानी साइट, ये मोटी सूक्ष्म बिंदुक होती है और यहाँ पर केंद्रक होते हैं। और यहाँ पर ये हमारा क्या है, जलिका फाइबर, रेशे कोरक और वृद्ध बक्षकाणु, कोलेजन फाइबर, संपेषणी और प्लाज्मा कोशिकाएं। संयोजी उत्तक के प्रकार है विभिन्न रक्त कणिकाएं, सहंत अस्थि और काचाभ उपास्थि और वशामय उत्तक और एरिओलर उत्तक। ये हमारे सारे यहाँ पर इसके संयोजी उत्तक के प्रकार दिए गए हैं। अस्थि संयोजी उत्तक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह उत्तक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों का क्या उपयोग है। अस्थि कोशिकाएं कठोर आध्राती में धसी होती है, जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी उत्तक, जिसे स्नायु अस्थि बंधन तंतु कहते हैं, से जुड़ी होती है। यह उत्तक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु आध्राती में बहुत कम होती है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती। एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक क्या कहलाता है, कंडरा यानी
टेंडोन है जो कि अस्थियों को मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाला रेशेदार उत्तक है। उपास्थि एक अन्य प्रकार का संयोजित उत्तक है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों को जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। सोचिए दो उत्तकों के किस प्रकार भिन्न होती है। एरियोलर संयोजी उत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और उत्तकों की मरम्मत में सहायता करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है? वसा का संग्रह करने वाला वसामय उत्तक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस उत्तक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। पेशी उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशी रेशा भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों की ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है तथा शारीरिक गति में सहायक होती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती है। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभी होती है। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एक संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं है। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गतियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियां अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती है। ये आंख की पलक, मूत्र वाहिनियां और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला तर्कु रूपी होता है। ये एक केंद्रिकी होता है और इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों है? हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। इन आच्छेकिक पेशियों को कार्डिक हृदय पेशी भी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली एक केंद्री होती है। क्रियाकलाप 6.5 विभिन्न प्रकार की पेशी उत्तकों की संरचना की तुलना करें, उनके आकार, केंद्रक की संख्या तथा कोशिका के केंद्र की स्थिति को यहाँ पर नोट करें। जैसे हमको इनके लक्षण दे रखे हैं, रेखित, चिकनी और हृद। अब हम देखते हैं केंद्र। यहाँ पर हमको ये डायग्राम दे रखा है पेशी उत्तक का। अब सबसे पहले हमारा है तर्कु पेशी उत्तक। इसमें क्या होता है? ऐसे केंद्रक होता है और ये धारियाँ होती है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये कौन सा है हमारा? ये बी वाला जो हमारा डायग्राम है, इसमें क्या दे रखा है हमको? यहाँ पर तर्कु पेशी कोशिकाएं और यहाँ पर केंद्रक, और यहाँ पर ये क्या हमारी इसमें धारियाँ दे रखी है और ये केंद्रक है। सबसे पहला क्या था? रेखित पेशी था, फिर चिकनी पेशी को, फिर कार्डिक हृदयक पेशी। ये हमारा कौन सा है? कार्डिक हृदयक पेशी का डायग्राम दे रखा है हमको। तंत्रिका उत्तक सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूलन प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जा तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती है। प्रिया, प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सोन कहते हैं तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजिक उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूरॉन तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? यहाँ पर हमारा एक केंद्रक दे रखा है, यहाँ पर एक क्या डेंड्राइट दे रखा है और तंत्रिकाक्ष दे रखा है और ये कोशिकाएं दे रखी है हमको। अब हम देखते हैं तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशी उत्तकों का कार्यात्मक संयोजन प्रिय सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान कराता है। अब हमारे यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप मुझे देना। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना
संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। पौधों के उत्तक पादप उत्तक के दो प्रकार होते हैं, विभज्योतक तथा स्थायी उत्तक। विभज्योतक पेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विभाज्य उत्तक है तथा यह पौधों की वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्थायी उत्तक विभज्योतक से बनते हैं जो एक प्रकार के विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल उत्तकों में वर्गीकृत किया जाता है। पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा। सरल उत्तकों के तीन प्रकार है, जाइलम, फ्लोएम। जटिल उत्तकों के प्रकार है, एपिथीलियमी पेशी संयोजी तथा तंत्रिका उत्तक जंतु उत्तक होते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथीलियमी उत्तक को छल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमी तथा ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजिक उत्तक के विभिन्न प्रकार है, एरियोलर उत्तक, एडिपोज, वसामय उत्तक, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त रुधिर। पेशिक उत्तक के तीन प्रकार होते हैं, रेखिक, अरेखित, कार्डिक, हृदय पेशी। तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।